अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है लेक्चर 3 और इसमें हम देखने वाले हैं कि फील्ड्स क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से एक दूसरे से कॉल करते हैं और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। अभी तक ये किया है कि हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने देखा कि जो फील्ड्स हैं और फील्ड्स के बाद हमने देखा कि ब्लॉक्स होते हैं और फिर हमने देखा था हमने देखा था कि फील्ड है और फिर हमारे पास ब्लॉक यूज होते हैं जो कि ब्रैकेट्स होते हैं। इसमें मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ कोई भी फील्ड को। इसको इनिशियलाइजेशन ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक भी कहा जाता है। तो मैंने लिख दिया हेलो और दिस डॉट एज करके मैंने लिख दिया इधर 21। और फिर इसमें मैंने ये बताया कि सबसे पहले फील्ड्स हमारे पास, और यहाँ पर भी मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ ए बी सी। तो पहले सबसे पहले इसमें मैंने बताया था कि पहले सबसे पहले फील्ड हमारे पास चलती है, उसके बाद हमारे पास ब्लॉक्स चलते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर चलता है। तो उसको हमने प्रिंट भी किया था। ओके, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो हमने देखा कि इस एज में भी हम कोई एज सेट करा देते हैं 1। तो ए बी सी 1 बाय डिफॉल्ट। फिर उसके बाद जब ये ब्लॉक चलेगा तो हेलो और 21 हो जाएगा, और फिर जब कंस्ट्रक्टर चलेगा एट द एंड तो ये आई जे के और 12 हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ एस डॉट डिस्प्ले को, तो मैं देखूंगा कि मुझे आई जे के और 12 आ रहा है। फॉर सपोज मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या रिजल्ट होगा, अब मेरे पास रिजल्ट होगा हेलो और 21, क्योंकि पहले फील्ड चली उसके बाद ब्लॉक चला तो इसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, हेलो और 21 एज। लेकिन अगर मैंने फिर ये भी देखा हम लोगों ने कि अगर इसको मैं इससे ऊपर रख दूं तो ये ऑर्डर वाइज चलता है। पहले फील्ड चलेंगी फिर ब्लॉक चलेगा, अगर इसके नीचे ही ऑर्डर से, अगर इसके नीचे इसको कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा तो फिर वो उसको चेंज नहीं करेगा। तो इसको एक दफा रन कर लेते हैं। तो देखें ए बी सी और 1, तो ये जो स्टूडेंट, ये जो ए बी सी और 1 आया और ये ब्लॉक नहीं चला क्योंकि ऑर्डर में नहीं है। और अगर हम एक ब्लॉक यहाँ डाल दें और एक ब्लॉक एक और यहाँ डाल दें, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। कोई हमें बता सकता है कि अब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा। ट्राई और 2, बिल्कुल ट्राई और 2 होना चाहिए इसका रिजल्ट, क्योंकि सीक्वेंस में हमारे पास ब्लॉक चलते हैं। गुड। तो 1, उसके बाद फिर ये ब्लॉक चला और फिर जब ये ब्लॉक चला तो हमारे पास ट्राई और 2 आ गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएं, क्योंकि हमने देखा कि हम जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो वो बजाय कि उसकी वैल्यूज प्रिंट करने के, वो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर वैल्यू होगी आई जे के और 12। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे बजाय के इसको वैल्यूज दिखाने के मुझे एक मेमोरी एड्रेस दिखा देगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला हम एक अप्रोच यूज कर सकते हैं कि हम एक डिस्प्ले का मेथड बना लें जो कि जिससे हम प्रिंट करवा लें उसके उसके एट्रीब्यूट्स, जो कि नेम और उसकी एज है। अब हमारे पास 5 एट्रीब्यूट होंगे, हम इस तरह 5 प्रिंट करवा देंगे। तो हम डिस्प्ले को जब कॉल करेंगे, जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, वो उसको प्रिंट कर देगा उसकी प्रॉपर्टीज को। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये अपना एक मेथड
ना लिखूं। जब मैं सिस्टम आउट के अंदर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करूं तो बजाय कि ये इसका एड्रेस प्रिंट करने के इसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट कर दे, मतलब इसके एड्रेस प्रिंट करने के इसकी प्रॉपर्टीज प्रिंट कर दे। तो कोई मुझे बता सकता है चैट में कि मैं इसको किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ? बिल्कुल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग स्टाइल है ये। कोई मुझे बता सकता है कि जब मैं इस रेफरेंस एस को प्रिंट करूं तो बजाय के, नहीं सिर्फ मैं एस को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं सिर्फ एस लिखूं और इस एस लिखने पे इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको वो प्रिंट कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए बजाय कि हम एक अलग से मेथड बनाएं, स्टूडेंट लिखने से कांट गेट इट, ओके। तो मैंने ये सवाल पूछा है कि मैंने बोला कि मैंने एक स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू एस, और जब मैं इस एस को प्रिंट में देता हूं तो मेरे पास एक मेमोरी एड्रेस आ जाता है। बजाय कि मैं एक एस डॉट डिस्प्ले का मेथड बनाकर अपने एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कराऊं, जो कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे ए बी सी एन वन, इसको प्रिंट कराऊं, मैं चाहता हूं कि मैं डिस्प्ले का मेथड ना लिखूं, और जब मैं इस एस के रेफरेंस को पास करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में, तो बजाय उसके एड्रेस के वो मुझे इसका जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको मुझे प्रिंट करके दे दे। क्लियर हुआ सवाल आपको? मोहम्मद फैजान रशीद। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। हर क्लास जो भी हम बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट क्लास को, जो कि जावा की एक क्लास होती है ऑन द टॉप। हर क्लास उससे ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड होती है। तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग का। मैं इस डिस्प्ले के मेथड को फिलहाल कमेंट कर दूं, और हमारे पास एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग का @ उसको ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड क्यों करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाके जनरेट का ऑप्शन होगा सोर्सेज में जनरेट, ये दिख रहा है आपको जनरेट टू स्ट्रिंग, खुद भी लिख सकते हैं। मैंने इसको जनरेट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बना कर दे देगा। तो ये एक मेथड है जिसको ओवरराइड किया, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास का है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ अपने एट्रीब्यूट्स, मेथड बनाया @override। इसमें और इस डिस्प्ले के मेथड में क्या फर्क होगा ये भी हम देखेंगे अभी, इसको यहाँ रहने देते हैं। तो टू स्ट्रिंग का मेथड जब मैं ओवरराइड करता हूँ उसमें मैं बताता हूँ कि नेम दिखाओ आप, यही सेम लाइन में यहाँ कॉपी कर देता हूँ, बजाय कि ये जो उसने ऑटो जनरेट की है इसकी ये नहीं, उसको इसी में रिटर्न। तो अब जब मैं इस क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ हेलो वर्ल्ड में जाके इस एस को इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में पेस्ट करूंगा, तो मैं देखूंगा कि बजाय के एड्रेस के ये मुझे एड्रेस नहीं दे रहा, अब मुझे क्या दे रहा है, सिर्फ इस एस रेफरेंस के ऊपर इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। तो एक तरीकेकार क्या था कि हमने अपना डिस्प्ले का मेथड बना लिया, और एक तरीकेकार क्या है कि हमने टू स्ट्रिंग के मेथड को ओवरराइड कर दिया, जो कि जावा ऑब्जेक्ट की क्लास में मौजूद होता है। उसको मैंने बता दिया कि मेरी ये दो प्रॉपर्टीज है, इनको रिटर्न करना जब तुम्हें कोई भी प्रिंट कर रहा हो। तो हमने ये चीज देखी कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसको प्रिंट करते हैं, तो बजाय कि उसकी वैल्यूज आने के उसका रेफरेंस आता है। जैसे कि हम कार की भी हमने क्लास बनाई थी, कार इज इक्वल्स टू न्यू कार, इसको भी देखें हम। तो अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर कार लिखता हूं, तो मुझे बता सकते हैं कि कार के टाइम पे अभी क्या होगा? पूछते हैं। योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। आपके पास इंटरनेट इशू हो सकता है, मेरे पास
बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेमोरी एड्रेस, बिल्कुल इमाद, मेमोरी एड्रेस आएगा कार के केस में। ये देखें, इस स्टूडेंट के केस में तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आ रही है, लेकिन कार के केस में हमारे पास मेमोरी एड्रेस आ रहा है। मैं चाहता हूं कि कार के केस में मेमोरी एड्रेस ना आए, तो मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूं ये जब मैं कार को प्रिंट करूं, एग्जैक्टली टू स्ट्रिंग के मेथड को मुझे ओवरराइट करना होगा। टू स्ट्रिंग के मेथड को ओवरराइट करना होगा कहां पर? अपनी क्लास के अंदर जाके, अपनी क्लास में जाऊंगा और इस क्लास में जाके यहाँ पर मैं बोलूंगा पब्लिक वॉइड टू स्ट्रिंग रिटर्न करता है टू स्ट्रिंग, और इस मेथड को यहाँ बना दिया है मैंने, और इस पे मुझे एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी ओवरराइट की, तो इसीलिए मैंने इसको ऑटो जनरेट कर लिया था। और मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, एरर दे रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो आप, तो उसको बोलूंगा मैं रिटर्न कर रहा हूँ दिस डॉट नेम, फिर प्लस दिस डॉट, ये सारा लिखना पड़ेगा। मैं इसको ऑटो जनरेट ही कर लेता हूँ, हम देख लेंगे उसको। सोर्स, इधर जनरेट टू स्ट्रिंग, ये सारी फील्ड्स मुझे चाहिए। अब मैं इसमें से हटा भी सकता हूँ, मुझे ये दो मॉड्यूलर कैपेसिटी नहीं चाहिए टू स्ट्रिंग में, चाहिए मुझे। तो इसने बोला कार का ऑब्जेक्ट और ये सारे एट्रीब्यूट जो थे, जो मुझे सारे लिखने पड़ते, उसने मेरे लिए ऑटोमेटिक जनरेट कर दिए हैं, मेरे लिए इजी हो गया। तो बता दूं कहाँ जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है अपनी क्लास पे, इसमें जाके सोर्सेस, सोर्स में जाके आप जा सकते हैं जनरेट, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ऑल्ट शिफ्ट और एस भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट की के लिए। अब अगर मैं जाता हूँ हेलो वर्ल्ड की क्लास में और अब मैं जाके अगर प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ इसको, तो अब मैं देखूंगा बजाय के मेरे पास कार का ऑब्जेक्ट आया है, मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इन वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया था। तो ये सब जीरो, और जो हमारी रेफरेंस टाइप होती है वो डिफॉल्ट नल होती है, जो इंटीजर और टाइप होती है हमारे प्रिमिटिव वो जीरो होती है, बूलियन के केस में फॉल्स होती है। तो अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ये रहा, पर मैं इसको यूज नहीं कर रहा, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। नेम, कंपनी, कलर, कैपेसिटी एंड मॉडल। नेम मेहरान, कंपनी सुजुकी, कलर रेड, कैपेसिटी 4, मॉडल 2020 2020। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे दिखेगा, ये देखें आप, मुझे बजाय कि इसका एड्रेस दिख रहा है, मुझे ये इसकी वैल्यूज दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो स्प्रेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये जब भी मैं इसको रेफरेंस पास करता हूँ, ये तो ये देखता है कि इसने अपने पास टू स्ट्रिंग का मेथड बनाया है, तो उसको प्रिंट करता है। और अगर नहीं बनाया हुआ होता तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग के मेथड के पास जाता है, जहां पर ये लिखा होता है कि अगर इसने अपने पास टू स्ट्रिंग का मेथड नहीं बनाया तो आप इसका मेमोरी एड्रेस दिखा दो। तो जब मैंने, हम इसको पहले प्रिंट कर रहे थे तो ये मेमोरी एड्रेस दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने इस टू स्ट्रिंग के मेथड को ओवरराइट किया तो अब प्रिंट के अंदर ये बजाय के एड्रेस दिखाने के, ये इसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू दिखा रहा है। ये सिर्फ रेफरेंस टाइप के अंदर होता है। अगर मैं एक प्रिमिटिव टाइप बनाऊं, इंट यहाँ पे एज लिख दूं और इसको मैं बोल दूं 80, और इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो प्रिमिटिव के टाइप में ऐसा नहीं होगा कि वो उसका रेफरेंस पास करे, क्योंकि प्रिमिटिव में रेफरेंस पास नहीं होता, कल हमने देखा था ये। और एज लिख दूं तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये देखें, इसने कोई एड्रेस नहीं पास किया, क्योंकि प्रिमिटिव अपने साथ एड्रेस कंटेन नहीं करती, अपने साथ वैल्यू कंटेन करती है। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है चैट में। हम्म। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास जैसे कि टाइम आउट हो रहा है, हमारे पास है लास्ट
8 मिनट्स। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, सेशन एंड होगा और 5 मिनट के बाद जो है फिर दोबारा मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा और दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो एक नॉर्मल ओवरव्यू दे दूं, हमने हमने देखा कि फील्ड्स, ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट टाइप को, यानी किसी भी क्लास के इंस्टेंस को हम प्रिंट करते हैं तो वो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देता है बजाय के उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू प्रिंट करूं तो आइदर मैं अपना एक मेथड बना सकता हूं डिस्प्ले का, और आइदर मैं टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइड कर सकता हूँ। फायदा क्या होता है, डिस्प्ले का मेथड बनाऊंगा तो मुझे खुद से एस डॉट डिस्प्ले करके कॉल करना पड़ेगा, और अगर मैं टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइड करूंगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज पास कर देगा। हर एक क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है इमाद ने, आपने जो अलग अलग क्लासेस बनाई हैं इसको एक ही फाइल में अगर मैं रख दूं तो सब रन होगा। अलग अलग क्लासेस इसलिए बनाई है मैंने, पहली बात तो कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि दूसरी क्लासेस को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग क्या करते हो, एक ही मेन के मेथड में ही सारा काम करते थे। तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आपको किसी क्लास को कहीं और यूज करना है तो आप उसका इंस्टेंस बना लो या ऑब्जेक्ट बना लो। अच्छा, एक ही क्लास में अगर आप सब कुछ रख दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हर क्लास के अंदर एक पब्लिक क्लास हो सकती है, उससे ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। फिर आपको वे बगैर मॉडिफायर की क्लास रखनी पड़ेगी या आपको नेस्टेड क्लासेस रखनी पड़ेंगी। उसको हम लोग अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस हेलो वर्ल्ड की क्लास के अंदर, जो कि हेलो वर्ल्ड है, इधर ही आप कार की क्लास बना रहे होगे, इधर ही आप स्टूडेंट की क्लास बना दोगे और फिर उनको इस तरीके से यूज कर लोगे। तो कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन एक पब्लिक क्लास होती है, तो एक से ज्यादा पब्लिक क्लास जावा में नहीं हो सकती। किसी और को कोई क्वेश्चन है? यस, सो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जावा में ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, प्रिमिटिव टाइप को कैसे कंपेयर करते हैं, और एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं ये देखूं, फिलहाल इसको हटा दूं और कार को भी हटा दिया जाए, फिलहाल हटा ही देते हैं इसको। मैं एक दो प्रिमिटिव टाइप लेता हूँ, एक इंट ए, इसमें मैं रखता हूँ 30, और एक रखता हूँ इंट बी जिसमें मैं रखता हूँ 30, और मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बी के बराबर है तो ट्रू प्रिंट करो, वरना जो है फॉल्स प्रिंट कर दो। तो इसके लिए में जो हम यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर का, एक हमारे पास है इफ ब्लॉक होता है, और इफ ब्लॉक में जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। काइंडली वीडियोस अपनी जो है वो स्टॉप कर लिया करें, इसकी वीडियो ऑन हो गई है तो थैंक यू सो मच। अच्छा, ए इज इक्वल्स टू बी, और इसके ब्लॉक्स यूज करता हूँ, इसमें रखता हूँ मैं इसको सिस आउट, इसको करता हूँ ट्रू, और एल्स में मैं इसको रखता हूँ और मैं इसको कहता हूँ फॉल्स। और जब मैं अब इसको रन करूंगा तो मेरे पास ट्रू आएगा, क्योंकि इस ए और इस बी की वैल्यू सेम है। उसको हमने इज इक्वल्स टू से, जो ऑपरेटर हमारे पास है कंपेयर करने के लिए होता है, इसको हमने कंपेयर किया। अगर मैं इसको 31 कर देता हूँ तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास आएगा फॉल्स। ये केस था हमारे पास प्रिमिटिव टाइप का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर प्रिमिटिव टाइप। और ये सेम केस अगर हम लोग यूज करते हैं,
सॉरी, रेफरेंस टाइप के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप के लिए, या हम यहाँ लिख देते हैं इंस्टेंस के लिए। तो हम एक स्टूडेंट का इंस्टेंस बना लेते हैं। स्टूडेंट जहाँ जाते हैं तो हमारे पास, स्टूडेंट में जाते हैं, हमारे पास आता है एक एम्प्टी स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, एक हम लोग आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। आ चुका हूं मैं। सेम ही टाइप, सेम के नहीं हो सकते दो, तो इंट यहाँ रख लेता हूँ स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज और नेम यहाँ दे देता हूँ एज। हम इसको यूज करेंगे स्टूडेंट s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ दे देता हूँ नेम अली और एज 12। और इसी तरीके से सेम एक और स्टूडेंट बना लेते हैं हम, जिसका नाम रख देते हैं s2 और इसको भी एज नेम अली और एज 22। अब मैं बोलता हूँ if s1 is equals to s2 देन कॉपी कर लेते हैं इसको। अब मुझे आप बता सकते हो कि ट्रू आएगा इस केस में। फिलहाल इस केस को कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे ब्लॉक को कमेंट कर देता हूँ। इस केस में मेरे पास ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, बिकॉज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। एहतिशाम ने वह बोला है कि फॉल्स आएगा और इसमें बिल्कुल फॉल्स आएगा, क्योंकि देखते हैं क्यों फॉल्स आएगा। देखें, हालांकि हमने तो कंपेयर किया इसको और दोनों में वैल्यूज भी सेम है, तो फिर क्यों फॉल्स आया? वो इस वजह से फॉल्स आया कि इस S1 का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस कुछ और है और इस S2 का मेमोरी एड्रेस कुछ और है। जब मैं S1 इजिकल टू S2 कर रहा हूं तो वो मुझे बोल रहा है कि इन दोनों का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, तो दैट्स वाई जो है ये इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा। अगर मैं बोलूं S1 डॉट एज, एज चूंकि प्रिमिटिव है इसमें और यहाँ पर भी डॉट एज, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की एज इक्वल है। ट्रू। और अगर मैं बोलता हूँ S2 डॉट नेम, इसको भी नेम बोलता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए? ट्रू। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये हो रहा है कि मुझे, अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस दे रहा हूँ, तो क्योंकि उनके मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट है, तो उसकी वजह से वो कहता है कि ये मेमोरी एड्रेस अलग है, ये मेमोरी एड्रेस अलग है, दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो रहे, तो वो हमें बोल देता है फॉल्स। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं रेफरेंस टाइप की, तो उसमें ये इज इक्वल्स टू से कंपेयर नहीं किया जाता, उसमें किया जाता है कंपेयर डॉट इक्वल्स मेथड से, और इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट पास करता हूं। अब क्या आना चाहिए? S1 डॉट इक्वल्स टू S2। प्रिमिटिव के लिए इज इक्वल्स टू यूज किया जाता है, लेकिन रेफरेंस टाइप के लिए डॉट इक्वल्स यूज किया जाता है। तो अब क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? इमाद ने बोला है ट्रू आना चाहिए, मानूर ने भी बोला है ट्रू, एहतिशाम अतर ने बोला है फॉल्स, उमेर ने भी बोला है फॉल्स। क्यों फॉल्स आना चाहिए और या क्यों ट्रू आना चाहिए? बिल्कुल जो इसका आंसर है वो फॉल्स है। देखें, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि स्टिल S1 और S2 को ये तो पता है कि उसको इस पे इक्वल्स मेथड को यूज करना है, लेकिन
कौन से इक्वल मेथड को यूज करना है अगर हम अपने स्टूडेंट क्लास के अंदर जाकर, हाँ स्टिल लोकेटिंग द मेमोरी, एग्जैक्टली, अगर हम जाके देखें इधर, यहाँ पर हमारे पास कोई इक्वल मेथड नहीं है। और ये इक्वल मेथड कहाँ से यूज हो रहा है, ये बिल्कुल जैसे पेरेंट क्लास होती है हमारी ऑब्जेक्ट की, ये इस ऑब्जेक्ट का जो है इक्वल्स मेथड यूज हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि s1 डॉट इक्वल्स टू s2 करूं मैं, तो ट्रू आ जाए मेरे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि किन प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये डिसाइड करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि इस स्टूडेंट के अंदर तो नेम भी है और एज भी है, लेकिन मैंने उसको बताया कि तुमने देखना है कि नेम और एज को देखना है और फिर से डिसाइड करना है। तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको। तो इक्वल्स मेथड को हम ओवरराइड करेंगे, जो कि अपने पास एक पैरामीटर लेता है ऑब्जेक्ट टाइप का। तो मैं यहाँ आऊंगा, सॉरी, अपने स्टूडेंट की क्लास में आऊंगा। स्टूडेंट की क्लास में आने के बाद मैं यहाँ पे ओवरराइड करूंगा एक मेथड जो कि पब्लिक बूलियन रिटर्न करता है। और जो कि मुझे कैसे पता लगा, मुझे ऐसे पता लगा जब मैं इधर, सॉरी, जब मैं इधर आया और मैंने इस इक्वल्स पे होवर किया, माउस लेके गया, तो उसने बताया कि ये एक बूलियन रिटर्न करता है और ये पैरामीटर में ऑब्जेक्ट लेता है, पब्लिक बूलियन इक्वल्स और ऑब्जेक्ट बूलियन। तो अब इसलिए मैंने यहाँ पे किया पब्लिक बूलियन इक्वल्स, और इस ब्रैकेट में मैंने जाके इसको बोला ऑब्जेक्ट ओबीजे, और इस तरीके से। और इसको क्योंकि मैं पेरेंट क्लास से यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ इसके पेरेंट की फंक्शनैलिटी को। यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और एरर यूं दे रहा है क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब मुझे बताना पड़ेगा कि किस बेसिस के ऊपर जो है ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो मैंने इसको बोलता हूँ, अगर सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, इसको मुझे कास्ट करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट टाइप में। इसको मैं बोलूंगा स्टूडेंट s1 इज इक्वल्स टू, ये कास्टिंग में आपको बताऊंगा किस तरीके से होती है, अभी फिलहाल आप इसको देख सकते हो ओबीजे। यानी ये इस ओबीजे को एज अ स्टूडेंट की टाइप में कास्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर स्टूडेंट नहीं यूज कर सकता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो ये मुझे यही एरर देना शुरू कर देगा कंपाइलेशन फेल का। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट यूज करूंगा और फिर मैं इसको बताऊंगा कि s1 डॉट नेम दिस डॉट नेम बराबर हो s1 डॉट नेम के एंड, क्योंकि ये नेम जो है वो स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर भी इक्वल्स ही यूज करूंगा। हालांकि स्ट्रिंग पे इक्वल्स टू चल जाता है, लेकिन अपनी टाइप बनाएंगे तो उसमें नहीं चलेगा। तो मैं इक्वल्स यूज कर लेता हूँ एंड, सॉरी, एंड दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू s1 डॉट एज। अच्छा, अगर ये हो तो रिटर्न करो ट्रू, यहीं से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज कुछ भी हो तो आपने बोल देना फॉल्स। तो अब अगर हम जाते हैं और आप जाके अपनी हेलो वर्ल्ड की क्लास में देखते हैं, और अब मैं इसको s1 डॉट s2 को रन करूंगा, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ये देखें, ट्रू। क्यों, क्योंकि अब ये इक्वल्स मेथड पे मैं होवर करता हूं तो ये स्टूडेंट का इक्वल्स मेथड कॉल कर रहा है, बजाय कि ये ऑब्जेक्ट का इक्वल्स मेथड कॉल कर रहा हो। तो मैंने क्या किया है, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो s1 है, ऑब्जेक्ट वन, इस पे मैंने बोला डॉट इक्वल्स, मतलब जो भी s1 की प्रॉपर्टी है वो मुझे दिस करके मिल जाएगी, और s2 जो भी पास होगा वो मैंने कास्ट किया है, आपको दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है और फिर दोबारा से इसको स्टूडेंट की टाइप के अंदर मैं कास्ट कर रहा हूँ। और जो s1 है, क्योंकि s1 को कंपेयर कर रहा हूँ s2 को, s2 से इक्वल कर रहा हूँ, तो ये s1 जो है मुझे दिस के कीवर्ड में मिलेगा। यानी दिस डॉट नेम का मतलब जो है
सॉरी इधर भी मैंने S1 रख दिया है, STD कर देते हैं इसको, कंफ्यूज करेगा ना। तो ये दिस करके जब मैं नेम कॉल करूंगा तो वो S1 का आएगा नेम, और इक्वल्स मेथड के अंदर जाता हूँ, ऑब्जेक्ट में देखता हूँ, तो ये STD निकाला, तो जो इसमें मैंने पास क्या किया था, S2 पास किया था, तो इस S2 को कास्ट करके इस STD में रख दिया, और इसको अगर मैं S2 कर दूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, जो इक्वल्स मेथड मैंने रन किया है वो S1 पे किया है, S1 यानी ये दिस में मिलेगा, और जो मैंने पास किया है S2 इक्वल्स मेथड में, वो यहाँ से यहाँ पहुंचा और उसके बाद इस S2 में आ गया। फिर मैंने बोला दिस डॉट नेम, यानी S1 का जो नेम है वो इक्वल है S2 के नेम के, और ये इक्वल स्ट्रिंग का इक्वल्स कॉल हो रहा है जो कि कंपेयर करता है करेक्टर को। और फिर उसके बाद मैंने बोला क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो रेफरेंस टाइप होती है, और रेफरेंस टाइप के लिए डॉट इक्वल्स को यूज करते हैं, एज जो थी वो प्रिमिटिव टाइप थी, इसलिए मैंने उसके लिए डॉट इक्वल्स यूज नहीं किया, और इसमें डॉट इक्वल्स होता भी नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप में हमने कल देखा था कोई डिफॉल्ट मेथड्स नहीं होते, तो इसलिए इसको हम यूनरी इस बाइनरी ऑपरेटर्स के थ्रू जो है इक्वल्स टू के थ्रू हम यूज करते हैं। तो फिर मैंने बोला दिस डॉट एज, मतलब S1 का जो एज था वो, और जो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आया S2 उसका एज, अगर इन दोनों का नेम और एज बराबर है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्लास में मैंने दोनों का नेम सेम रखा है और एज भी सेम रखी है। अब जब मैं इनको रन कर रहा हूं तो ये मुझे ट्रू दे रहा है, क्योंकि अब ये मेमोरी एड्रेसेस नहीं है। अब जैसे ही S1 पे इक्वल्स मेथड कॉल हो रहा है, तो बजाय के ऑब्जेक्ट का इक्वल्स मेथड कॉल हो जो जिसके बाद मेमोरी एड्रेसेस है, उसको नहीं कॉल कर रहा, मैं उसको ओवरराइड कर चुका हूँ, उसकी फंक्शनलिटी को चेंज कर चुका हूँ अपने पास, और मैं बता चुका हूँ कि उसका नेम और उसकी एज अगर बराबर है तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बराबर है। यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। तो हमने ये देखा कि प्रिमिटिव टाइप को कंपेयर किया जाता है इज इक्वल्स टू से, और ऑब्जेक्ट टाइप को कंपेयर किया जाता है डॉट इक्वल्स के मेथड से। और उसके लिए भी हमें एक काम ये करना पड़ता है कि हमें इक्वल्स के मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है अपनी क्लास में, और बताना पड़ता है किस एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के बराबर है, जैसे मैंने इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया हुआ है यहाँ पे। किसी को क्वेश्चन है वो यहाँ पूछ सकता है, अगर नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ, इसके बाद एल्स नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया, मैंने बोला कि अगर ये है तो ट्रू रिटर्न कर दे, अदरवाइज कुछ भी हो तो वो रिटर्न कर दे फॉल्स। अब जब रिटर्न कॉल होता है ना, तो नेक्स्ट लाइन नहीं एग्जीक्यूट होती, मतलब दिस लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट इफ इट रिटर्न्स ट्रू। मतलब जब यहां से रिटर्न हो गया, रिटर्न मतलब वापसी चला गया, यहीं से ही वापसी चला गया, ये इस लाइन, इसके बाद वाली किसी लाइन को कॉल नहीं करेगा। और अगर ये फेल हो गई कंडीशन, यानी फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये बिल्कुल इसके बाद वाला जो भी कोड होगा ये चलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, बिल्कुल, रिटर्न जो है वो वहीं पे एंड हो जाता है आपका मेथड और ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में किस तरीके से कॉल करते हैं। तो ये एक मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, और मैं इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ। तो किसी को पता है हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में? ठीक है, मैं बताता हूँ। हमारे पास एक कीवर्ड होता है जैसे कि दिस, इस तरह से हमारे पास एक मेथड होता है दिस। मेथड कैसे होता है? इस तरीके से ब्रैकेट्स लग जाती हैं, आपको ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं,
यहाँ पे। तो ये अब ये कीवर्ड नहीं है, ये दिस मेथड है, इट्स अ मेथड। अब ये किस लिए यूज होता है, ये एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए यूज होता है। अब मैं इससे दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं करूंगा अली, बल्कि वही वैल्यूज रख दें आई जे के और 12। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। चला कर दिखाता हूँ मैं आपको। एक इन दोनों को कर देते हैं कमेंट और एक स्टूडेंट बना लेते हैं। अच्छा, आप सब कमेंट हो जाओ और इधर जो है थोड़ा सा फाइल आते हैं, स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें मैं अभी कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और ये वैल्यूज लेके इस दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और फिर हम इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। सो सिस आउट, क्योंकि अब हम सिस आउट से डिस्प्ले करा सकते हैं, हमने टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइड कर लिया है। तो अब क्या आना चाहिए, आई जे के और 12। बिल्कुल, ये देखें। तो हुआ क्या, हुआ ये, सॉरी, हुआ ये कि ये स्टूडेंट में गया और फिर उसके बाद ये इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर पे गया और उसके बाद जो है इसने वैल्यूज यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी। अब मैं क्या इस कंस्ट्रक्टर से एक और कंस्ट्रक्टर भी भेज सकता हूँ, बिल्कुल, और प्रॉपर्टी बना लेते हैं। समझ गया था, इस तरह का सवाल पूछोगे आप। इंटीजर नेम एज रोल नंबर रख देते हैं इसका, यहाँ वैल्यूज कुछ भी नहीं देते फिलहाल। तो एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अच्छा, ये जो हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर बनाने का, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि एक ही नाम के मेथड है पर डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। इंट रोल नंबर और दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट डिसाइड होगा जो हमें प्रोवाइड किया है, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट ही डिसाइड करता है वो कि कौन सा कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करूं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, फिर इधर से इसको कॉल करूं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर मैं दिस का मेथड यूज कर रहा हूं तो वो कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में ही यूज करना है, अदरवाइज वो यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर यूज करते हैं, क्या दें हम इसको, नेम कॉमा एज कॉमा रोल नंबर 0 दे देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मुझे कंपाइलेशन फेल दे रहा है, और कंपाइलेशन फेल इसलिए दे रहा है क्योंकि दिस का मेथड जो है, दिस मेथड, ये हमेशा फर्स्ट लाइन पे ही यूज किया जाता है। यहाँ पे अब नहीं दे रहा है, कोई भी अगर लाइन होगी तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यानी होगा ये कि इस स्टूडेंट से इधर आएगा, इधर से वापसी इधर जाएगा और इधर से फिर उसके बाद ये लाइंस जो है वो यूज करेगा। फिलहाल मैं ये लाइन हटा देता हूँ। अब हम लोग यूज करते हैं ये एम्प्टी इन स्टूडेंट, तो हम ये देखेंगे कि रोल नंबर ऑटोमेटिकली 0 सेट हो जाएगा। और एक और काम भी कर लेते हैं, हम यहाँ पे आउट लगा लेते हैं, इन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इन 2 आवर्स कंस्ट्रक्टर इन 3 आवर्स कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले कौन सा चलेगा, अगर मैं ये स्टूडेंट
को यूज कर रहा हूँ, यानी ये जो हमारे पास बना हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये स्टूडेंट है सर, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा? सबसे पहले ये स्टूडेंट चलेगा, फिर उसकी फर्स्ट लाइन पे ही ये इधर चले जाएगा, ये चलेगा, फिर उसकी फर्स्ट लाइन पे ही ये इधर चले जाएगा। तो इधर आने के बाद ये बोलेगा इन 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर इधर से वापस आके ये वाली लाइन चलाएगा, फिर यहां से वापस आके फिर ये वाली लाइन चलाएगा, और फिर हम इसको रन करते हैं पहले। तो अभी देख सकते हैं सबसे पहले ये कहा गया इन 3 आर कंस्ट्रक्टर, फिर इन 2 आर कंस्ट्रक्टर, फिर इन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, और आखिर में इसने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अच्छा, रोल नंबर क्यों नहीं आया यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है रोल नंबर क्यों नहीं आया? ये जो मैं एस को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये नेम और एज आ रही है, रोल नंबर क्यों नहीं आ रहा है? अब तो एक नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर ली हमने। लगता है सबके ऊपर से जा रहा है। ठीक है, इसमें इस वजह से रोल नंबर, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में रोल नंबर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ प्रिंट करते हुए ये यहाँ पर मेरे पास रोल नंबर क्यों नहीं आया? तो मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पे, तो जब मैंने इसको प्रिंट किया तो अब तो एक और प्रॉपर्टी भी आ गई है रोल नंबर की। तो ये रोल नंबर यहाँ प्रिंट होते हुए क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने टू स्ट्रिंग के मेथड में इसको बताया ही नहीं है कि तुम्हें रोल नंबर भी दिखाना है। प्रिंट तो करवाया है मैंने, यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन टू स्ट्रिंग के मेथड में मैंने उसको नहीं बताया कि तुम्हें रोल नंबर भी दिखाना है। क्योंकि जब प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलता है तो वो टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल करता है अगर मैंने अपना बनाया, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड करता है और मेमोरी एड्रेस दिखा देता है। रोल नंबर और कॉमा दे देते हैं अदर, ताकि खूबसूरती आ जाए। और रोल नंबर इज इक्वल्स टू दिस डॉट रोल नंबर। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्लस नहीं लगाया, प्लस लगाना भूल गया, कॉन्केटिनेट का नहीं किया हमने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें आप, रोल नंबर भी आ गया है मेरे पास। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर चेनिंग की, कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर कॉल करने की। तो कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमारे पास दिस का मेथड होता है, और इससे एक मेथड को, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं इस मेथड को यूज करते हुए। अच्छा, सेम टाइप के डिफरेंट मेथड नहीं हो सकते, जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूं और इसको यहाँ पेस्ट कर दूं तो ये नहीं हो सकता, ये एरर देगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट से मैंने सबसे पहले मैंने इसको कॉल किया तो पहली लाइन पे ही ये इस इधर दिस में आ गया, और क्या लेकर आया वैल्यूज में आई जे के और 12। और फिर जैसे ही ये इसकी फर्स्ट लाइन पे आया तो बजाय कि ये इस सिस्टम आउट प्रिंट करने के, ये इधर से इधर आ गया, और फिर इधर वैल्यू नेम और रोल नंबर लिया जो कि मैंने यहाँ से पास कर दिया 0। फिर इसने वैल्यूज यहाँ पे सेट कर दी, और वैल्यू सेट करने के बाद ये इन 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में आया, यहाँ पे ये प्रिंट किया, फिर उसके बाद वापस इधर आए और फिर ये प्रिंट किया, और वापस इधर आए और फिर ये प्रिंट किया। अच्छा, अब एक सवाल पूछते हैं, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, या आउटपुट में रोल नंबर क्या आएगा, 0 आएगा या 20 आएगा? 20 आएगा। क्यों 20 आएगा? 20 क्योंकि पहले ये जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ से इधर, यहाँ से 0 सेट करेगा, वापस इधर आएगा, जब इधर आएगा उसके बाद ये लाइन चलेगी तो आखिर में उसको वैल्यू मिलेगी 20 की, ओवरराइड हो जाएगा, बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ 20 आ गया।
तो यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ चैट में बता दे ताकि मैं उसको हेल्प करूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाते जाएंगे। सर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इस वजह से करते हैं, कभी हम चाहते हैं कि हम यहाँ से आर्गुमेंट पास ना करें और हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को यूज करके जो है इजीली उसमें वैल्यूज सेट करवा दें। अब जैसे कि फर्ज करें कि अगर मैं ये वाला आर्गुमेंट यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं रोल नंबर वहां से पास करूं, तो कोई ऑटोमेटिकली रोल नंबर सेट करवा दे, तो इसीलिए हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो वो रोल नंबर उसमें ऑटोमेटिकली सेट करवा देता है। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये पास कर दूं अली और पास कर दूं 31, तो अब इसका रोल नंबर तो मैं नहीं दे रहा, तो ये फायदा हो रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में जब मूव कर रहा है तो वो उसका रोल नंबर ऑटोमेटिकली सेट करवा देगा। यहाँ से आया इधर और इधर से इसने रोल नंबर सेट करा दिया। अदरवाइज अगर मैं इसको ये नहीं दूंगा ना, तो अब आप देखो मुझे ये एरर देगा, बोलेगा रोल नंबर सेट करवाओ यहाँ पे। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर है जो कि दो वैल्यूज ले रहा है, और अगर मैं इधर वैल्यू सेट करा रहा हूँ दिस डॉट न्यू इज इक्वल्स टू न्यू दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, ठीक है, ये दो चीजें सेट करवा रहा हूँ। तो अब अगर मैं अपनी हेलो वर्ल्ड की क्लास में आता हूँ, सेव करता हूँ, रहा है, ओके इसको रन करते हैं, तो ये आप देख सकते हो इसने मुझे इशू नहीं दिया, लेकिन ये कैसे कॉल हुआ। So, ये पास किया मैंने, दिस तो यूज किया ही नहीं। अच्छा, इससे यूज कर लिया, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला दिया। सही है, इंट तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कोई वैल्यू ना हो तो वो जीरो से ही हो जाता है। तो बेसिकली हम इसलिए भी यूज करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर से ऑटोमेटिकली दूसरे कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही सेट करवा दें, इसलिए भी इसको यूज किया जाता है। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इस क्लास से रिलेटेड। किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब समझ में आ गया, क्लियर है? सो हमने आज देखा कि फील्ड्स, ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद हमने देखा कि टू स्ट्रिंग का मेथड क्या काम कर रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो वो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देता है बजाय कि उसका वैल्यूज प्रिंट करने के। फिर उसके बाद हमने देखा दो ऑब्जेक्ट्स को, रेफरेंस सेट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किस तरीके से कराया जाता है। और फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल किया जाता है। सर दिस को गेटर सेटर भी कहते हैं? नहीं, दिस को गेटर सेटर नहीं कहते, वो इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। वो हम आगे देखेंगे कि गेटर और सेटर्स क्यों बनाए जाते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को आप रेट कर सकते हो आउट ऑफ 10। हमारा सेशन 5 मिनट में एंड होने वाला है। काइंडली आज के सेशन को आप रेट कर सकते हो आउट ऑफ 10 सब। और काइंडली मैं जब ये वीडियोस जो है यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और आप काइंडली जो है शेयर करना इसको वीडियोस को, ताकि व्यूज आए मेरे पास। थैंक यू सो मच।